हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर सीरीज में। और आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज का टॉपिक है बायोटेक। देखो, बायोटेक में बेसिक्स बायो अगर आप लोगों ने कर लिया है, बेसिक्स बायो का भी लेक्चर मैंने डाला था, और अगर वो आपको समझ आ चुका है तो आज हम लोग उसी में टेक्नोलॉजी को ऐड करने वाले हैं। ठीक है। आपको लग रहा है ना कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है, तो आज का लेक्चर आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। बस आपको ध्यान से समझना है। हम लोग क्या करने वाले हैं, बायोटेक को एकदम जीरो लेवल से समझेंगे। जीन क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, और सब कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। ठीक है। तो इसीलिए लास्ट तक लेक्चर को देखो। यहाँ पे हर एक चीजें आपके काम की है। कोई भी बकवास नहीं है, कोई भी फालतू ऐसा कुछ नहीं है जो कि टाइम वेस्ट करे आपका। तो इसलिए लास्ट तक लेक्चर को देखो और समझो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं, और फिर प्रैक्टिस करो। देखो, आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। देखो, सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन हर एक के दिमाग में आता है कि बायोटेक होता क्या है। वर्ड को ब्रेक करोगे तो आपको यहाँ पे दो वर्ड दिखेगा। एक है बायो प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड मिलता है। बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लाइफ। ओके। और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आज के टाइम पे जो मेरा टेक्निक है या फिर जो टूल्स है, टूल्स एंड टेक्निक, ये दो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे क्या है? लाइफ। तो हम क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है। ये करते हैं हम लोग बायोटेक में। लेकिन जब हम इसका, आप देखोगे कि साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं, तो आप देखते हो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब आपको यहाँ पे दिखाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक refers to the application of biological processes, living organism or biological system to produce product that improve human life। सेम चीज बता रहा है, बायोटेक रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल सिस्टम टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट दैट इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ। देखो, यहाँ भी एक वही चीज बता रहा है। यहाँ पे बता रहा है मतलब कि बायोलॉजी का यूज करके टेक्नोलॉजी क्रिएट कर। ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है ना, हम्म, अभी देखो इसमें क्या है ना कि डेली लाइफ एग्जांपल, आपको यहाँ पे डेली लाइफ एग्जांपल के साथ समझना है कि आखिर बायोटेक का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप देखोगे तो बायोटेक कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। लेकिन आज के टाइम पे हम बायोटेक को मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर आपने इंडियन कल्चर को पढ़ा है तो उसमें आप देख रहे हो कि बहुत टाइम से यूज हो रहा है। जैसे कि देखो, दूध से दही बनाना, अगर आप देखोगे तो आप समझो मिल्क से कर्ड जो बनाया जा रहा है, ये क्या है? यहाँ पे क्या करते हैं, मिल्क में हम लोग बैक्टीरिया को ऐड करते हैं और फिर कर्ड बन जाता है, फिर हम इसे यूज करते हैं। बैक्टीरिया क्या कर रहा है? अभी देखो, पूरा कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझो तब आपको पता चलेगा कि बायोटेक कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत हजारों सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं। हजारों साल, बस इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, वही डेवलपमेंट को हम लोग पढ़ने। ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं, मिल्क में बैक्टीरिया ऐड कर रहे हैं। बैक्टीरिया क्या कर रहा है? बैक्टीरिया मिल्क में ऐड होता है और वहां पे लैक्टोज जो होते हैं, लैक्टोज को कन्वर्ट करता है। ठीक है। बैक्टीरिया क्या कर रहा है? लैक्टोज को कन्वर्ट कर रहा है, फिर क्या बन रहा है? कर्ड। ये भी तो बायोटेक है। और एग्जांपल अगर आपको देखना है इसमें, तो आप इसमें और भी देख सकते हो। जो अल्कोहल प्रोडक्शन होता है, जो चीज प्रोडक्शन होता है, ब्रेड प्रोडक्शन होता है, विनेगर का प्रोडक्शन हो रहा है, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन प्रोडक्शन हो रहा है। आज के टाइम पे हम लोग जो जीएम क्रॉप्स देख रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यहाँ देखो, डीएनए वैक्सीन, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब चीज क्या है? ये सब बायोटेक का एक पार्ट है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब सिंपल समझो, जब हम बायोलॉजिकल सिस्टम या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस, इन सब का यूज करते हैं, ठीक है, और इसमें टेक्नोलॉजी को कंबाइन करते हैं, तो वो बायोटेक हो जाता है। ठीक है। अभी देखो, यूपीएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता है, एक आध स्टेटमेंट ऐसा डाल देगा कि जैसे कि फर्मेंटेशन। ठीक है। फर्मेंटेशन क्या है?
बायोटेक्नोलॉजी का एक बेसिक एग्जाम्पल है। फर्मेंटेशन में क्या होता है? यीस्ट प्लस शुगर, इसको हम लोग ऐड करते हैं, जिससे क्या बनता है? अल्कोहल प्लस CO2। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, तो बायोटेक का दो हमें पार्ट्स देखने को मिलता है। आप देखोगे बायोटेक को ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बायोटेक। सॉरी, राइटिंग के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट कंटेंट बहुत अच्छा है। सबसे पहला क्या है? क्लासिकल, क्लासिकल बायोटेक, एंड दूसरा मॉडर्न बायोटेक। ठीक है, देखो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी जो होता है, इसका मतलब होता है कि हम जो भी ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, हम उस ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एबिलिटी को यूज करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? उस ऑर्गेनिज्म का नेचुरल एबिलिटी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हम इसको जेनेटिक लेवल पर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। हम उसका जो नेचुरल एबिलिटी होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, हम उसी का यूज करके कुछ डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कर्ड मेकिंग में क्या हो रहा है? बैक्टीरिया डाल रहे हैं, क्या हम बैक्टीरिया को मॉडिफाई करके डाल रहे हैं? ऐसा नहीं है। हम अगर ब्रेड बना रहे हैं, तो ब्रेड में क्या हो रहा है? ब्रेड को हम वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं डाल रहे हैं जो कि हम आर्टिफिशियली बनाएँ, नेचुरल है। अल्कोहल फर्मेंटेशन, पहले के टाइम पे जो देसी दारू बनती थी, उन सब में क्या होता था? क्या वो कोई केमिकल ऐड कर रहे थे? आज के टाइम पे केमिकल ऐड होने लगा है। आज के टाइम पे आर्टिफिशियल मटेरियल यूज़ होने लगा है, ठीक है? लेकिन पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। क्लियर है? अभी देखो, ये तो था कि नेचुरल एबिलिटी को यूज़ करके बना रहे हैं, लेकिन नेचुरल एबिलिटी को ही यूज़ करके हम एक और चीज़ बनाएँ, और वो है पेनिसिलिन। ये जो पेनिसिलिन बना है, ठीक है? पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हम लोगों ने जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म थे, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, इसका नेचुरल बिहेवियर जो था, नेचुरल एबिलिटी जो था, उसको यूज़ किए और बना लिए, ठीक है? ये चीज़ देखो, ये भी क्या है? ये क्लासिकल बायोटेक का एग्ज़ाम्पल है। हमने क्या किया कि बैक्टीरिया के जीन को मॉडिफाई नहीं किया, हमने उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ नेचुरल एबिलिटी को यूज़ किया, और जब हम नेचुरल एबिलिटी को यूज़ करते हैं, तो वो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्ज़ाम्पल है। अभी देखो जब हम मॉडर्न बायोटेक पे आते हैं, तो मॉडर्न बायोटेक में हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिज़्म के जो जीन होते हैं ना, हम जेनेटिक लेवल पे उसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नेचुरल एबिलिटी नहीं, हम आर्टिफिशियल एबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल, हम क्या कर रहे हैं? जेनेटिक लेवल पे मॉडिफाई कर रहे हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, हम क्या कर रहे हैं? जेनेटिक लेवल पे उसको चेंज कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जीन थेरेपी कर रहे हैं, क्रिस्पर कैसाइन का यूज़ कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर डेवलप कर रहे हैं। अभी देखो इसी में एग्ज़ाम्पल कि अगर देखो, अगर कोई प्लांट है, उसको पेस्ट रेसिस्टेंट बनाना है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? उसी प्लांट में एक नया जीन को, देखो जैसे कि ये एक प्लांट है, ठीक है? ठीक है? ये प्लांट है। इस प्लांट में बहुत ज़्यादा कीड़ा लग जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? इस प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? बाहर से एक कोई जीन लेके आ रहे हैं, इस जीन को इस प्लांट में इंसर्ट कर देते हैं, और इसी को बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब क्या है, जो प्लांट का नेचुरल जीन था, जो उसकी नेचुरल एबिलिटी थी, हम उसको चेंज कर दे रहे हैं। हम उसमें क्या कर रहे हैं? बाहर से कोई जीन लाके इंसर्ट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वो उसका जो जेनेटिक है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है? और फिर वो पेस्ट रेजिस्टेंट बन जा रहा है। तो अभी देखो ये था हमारा आर्टिफिशियल और नेचुरल एबिलिटी के ऊपर बात। ये जो क्लासिकल और मॉडर्न बायोटेक है, इसमें सिंपल डिफरेंस है। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि क्लासिकल में क्या करते हैं? नेचुरल एबिलिटी को यूज़ करते हैं। मॉडर्न में क्या करते हैं? आर्टिफिशियल एबिलिटी को यूज़ करते हैं, जीन को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक? जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। अभी देखो हमें क्या करना है? हमें बेसिकली इस चीज़ पे ध्यान देना है, मॉडर्न आर्टिफिशियल एबिलिटी पे, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी पे, ठीक है? देखो, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से मॉडर्न बायोटेक को स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। देखो, जब आप मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को करते हो, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले आपके पीछे एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, और वो क्या है कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी किस बेस पर वर्क करती है? तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये
जेनेटिक मॉडिफिकेशन करती है। तो इसका जो बेस होता है वो क्या होता है? वो होता है डीएनए। ठीक है? ऑलमोस्ट आप देखोगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब में जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है? अभी देखो जेनेटिक मटेरियल तो हो रहा है, किसी में डीएनए के फॉर्म में, ऑलमोस्ट ज्यादातर में डीएनए के फॉर्म में होता है। एक्सेप्शन, ठीक है? ये क्या है? ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ठीक है? अभी इसी में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कि वायरस, कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए फॉर्म में होता है। ठीक है? एग्जाम्पल देखना है तो जैसे टोबैको, मोजैक वायरस, इसमें क्या है? इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए में होता है। ठीक है? तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डीएनए पहले समझेंगे कि डीएनए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो हर एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन का काम डीएनए से स्टार्ट होगा। ठीक है? डीएनए क्या करता है? आप देखोगे कि डीएनए बेसिकली आपका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करता है। ठीक है? अगर साइंटिस्ट डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, ठीक है? अगर डीएनए को ही कट करे, मॉडिफाई करे और कंबाइन करे, तो क्या होगा कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि देखो हम अगर देखते हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है? वो बैक्टीरिया पेस्ट रेसिस्टेंट है, ठीक है? और कोई एक प्लांट है, ये प्लांट, ये इसमें क्या है कि इसका जो फसल है, ठीक है? इसका फसल बार-बार खराब हो जाता है पेस्ट के कारण। तो कोई एक बैक्टीरिया है जो कि पेस्ट रेसिस्टेंट बिहेवियर दिखाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके डीएनए में से उस बिहेवियर को, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कट कर रहे हैं और उसको प्लांट में इंसर्ट कर दे रहे हैं। तो अब प्लांट भी क्या कर रहा है, पेस्ट रेसिस्टेंट बन जा रहा है इसके डीएनए के बेसिस पे। ठीक है? और यही जो टेक्नोलॉजी है, यही जो प्रिंसिपल है, हम मॉडर्न बायोटेक में यूज करते हैं। क्या हो रहा है कि हम ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर ही चेंज कर दे रहे हैं। क्लियर? अभी देखो एक और एग्जांपल लेना चाहो तो हमने क्या देखा यहीं पे, एक और क्यों लेना है, यही देखो जो बैक्टीरिया था, हम इस बैक्टीरिया का जीन का यूज किए और प्लांट में डाले, इसको पेस्ट रेसिस्टेंट बना दी। और इसी तरह से एक और बैक्टीरिया है, ठीक है? वहां से क्या हुआ कि हम उस बैक्टीरिया के जीन का यूज करके ह्यूमन इंसुलिन बना दिए। ठीक है? और ये क्या था, ये भी बायोटेक का एक बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशनरी एप्लीकेशन था। बहुत लोग शुगर के कारण मर जाते थे, ठीक है? इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। तो हमने क्या किया कि किसी बैक्टीरिया का यूज़ किया, इसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से को यूज़ करके आर्टिफिशियल इंसुलिन बना दिया। ठीक है? अब क्या है, ये पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ा मेडिसिन हो गया। अब बहुत लोग इंसुलिन पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है? जिनका खुद का इंसुलिन बनना बंद हो गया। तो आप देख रहे हो कि कैसे हम लोग मॉडर्न बायोटेक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब इसी में आता है जीन। देखो जीन क्या है? जीन ना एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में हम क्या देखते हैं, सबसे पहली बात कि जीन होता क्या है। देखो हम लोग जो अभी तक बोल रहे थे ना कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जीन क्या करता है कि हेरिडेट ये जो हेरिडिटी होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होता है, जिसके कारण हम इसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो तो जीन क्या है, जीन एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है? यहाँ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिसाइड करता है कि देखो जैसे कि आपके जीन में, आपके डीएनए में कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है? अभी इसी डीएनए से हम लोग चलते हैं जीन के ऊपर। तो जीन में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि आपके अगर पापा, फादर और मदर, ठीक है? अभी देखो इन दोनों का जैसे एक बच्चा होता है, इसका आई का कलर क्या होगा, इसके हेयर का कलर क्या होगा, इसका हाइट क्या होगा, ये सारी चीजें जो है ना, इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब जीन डिसाइड करता है। जीन में ये इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि जो नया बच्चा होने वाला है वो कैसा हो सकता है। ठीक है? तो जीन का रोल इतना ही नहीं है। देखो जीन क्या है ना, जीन बेसिकली प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प होता है। ठीक है? जो प्रोटीन बनते हैं हमारे बॉडी में, उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन चाहिए वो जीन में होता है। और प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, बॉडी फंक्शन।
ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोगों ने इंसुलिन देखा। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन भी एक प्रोटीन ही है, ठीक है? और ये जो प्रोटीन है, इंसुलिन बनने का जो प्रोटीन है, ये इसका जीन कहाँ होगा? आप खुद सोच के देखो कि इसका जीन कहाँ होगा? तो इसका जीन होता है पैनक्रियाज में, ठीक है? इसका जीन प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज में। क्यों? पैनक्रियाज ही इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाज से ही इंसुलिन सेक्रीट होता है। और यही चीज खराब हो जाता है लोगों का, जो लोग इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें इंसुलिन का यूज करना पड़ता है, आर्टिफिशियल इंसुलिन का। ठीक है? अभी तो ये तो था जीन का, लेकिन अब आप लोगों को लग रहा होगा सर आपने डीएनए बताया जिसमें आपने ये बताया कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है? फिर आपने जीन बताया, लेकिन जीन होता कहाँ है? जीन का लोकेशन क्या है? ये भी बताओ। दि- दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, बस वीडियो को स्किप मत करो, आराम से देखते चलो, सब कुछ यहाँ पे बताया जाए। देखो जीन होता कहाँ है, जीन का लोकेशन क्या क्या होता है? जीन क्या है? जीन बेसिकली डीएनए जो होता है ना, डीएनए का ही एक स्मॉल सेगमेंट होता है। अगर आपने नोट्स देखा है, नोट्स में पिक्चर के साथ सब कुछ बताया गया, ठीक है? अभी देखो, हम देख रहे हैं कि जीन क्या है? डीएनए का ही एक स्मॉल सेगमेंट होता है। और आप देख रहे हो कि डीएनए डीएनए कहाँ होता है? डीएनए क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है, ठीक है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर हायरार्की अगर आप देखोगे तो देखो, सेल में हम लोगों ने क्या देखा था कि सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, ठीक है? क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है और डीएनए में जीन होता है। ये चीज है, ये हमें हायरार्की बताता है कि सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अभी देखो क्या है कि इसी चीज को लेके ना एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लाया गया, ठीक है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अभी देखो बायोटेक से आने वाले क्वेश्चन के लिए इतना ही जरूरी है, इतना पता होता है कि यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, अगर इतना आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी इससे डीप जाके डॉक्टर लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और मैं नहीं चाहता हूँ कि डॉक्टर लेवल पे अंदर जाऊं, फिर 1 घंटे तक डीएनए को ही एक्सप्लेन करते रहो, ठीक है? इतना समझ रहे हो? मेरे ख्याल से इतना मोर देन इनफ है, ठीक है? इससे आप यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट क्या था? ये प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट है, ठीक है? अभी देखो ये जो प्रोजेक्ट लाया गया था, इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था कि जो ह्यूमन है, ठीक है, इनके डीएनए को, इनके डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है, सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। अभी देखो ये आइडेंटिफिकेशन क्यों किया जा रहा था, ठीक है? अभी देखो समझो यहाँ पे आइडेंटिफाई, इस प्रोजेक्ट से ये पता चलता कि हम जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन में क्या है? आप इस ह्यूमन में देखोगे कि मोर देन 20,000 से 25,000 जीन होते हैं। ये कहाँ से पता चला? ये हमें पता चला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, ठीक है? अभी देखो सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिर्फ नंबर ही नहीं पता चला, हमें जीन का साइज भी पता चला कि जीन का साइज फिक्स नहीं होता है। कुछ जीन होते हैं जो कि जिसके बहुत आप कह सकते हो कि फ्यू हंड्रेड बेसिस होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं जिसके मिलियन बेसिस होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आपको स्टेटमेंट दिया जाता है कि जीन का साइज के बारे में, तो जीन का साइज आप जानते हो कि ये फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है? इसके फ्यू हंड्रेड बेसिस भी हो सकते हैं और कुछ के मिलियन बेसिस भी हो सकते हैं। तो इससे क्या पता चल गया कि जीन का कोई फिक्स साइज नहीं होता है, ठीक है? अब इसी में क्या है ना कि हम जीन मैपिंग को भी समझते हैं कि जीन मैपिंग क्या होता है। यहाँ पे एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें नंबर्स के बारे में पता चला, ठीक है? उसके बाद हमें पता चला कि जीन का साइज क्या होता है। अब यहाँ पे जीन मैपिंग के बारे में समझते हैं। जीन मैपिंग, ये जो जीन मैपिंग है इसका मतलब होता है कि क्रोमोसोम जो है, ठीक है, क्रोमोसोम
क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर जीन की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, ठीक है? अभी देखो, ये चीज़ पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज़ किसी कोई एक इंसान है जो कि बहुत बीमार रहता है, ठीक है? उसका कोई एक जीन काम करना ही बंद कर चुका है, ठीक है? या तो कोई डिफेक्टिव जीन है उसके अंदर। तो अब हम उस जीन को कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? आखिर हम उस जीन को कैसे खोजेंगे? उसका एग्ज़ैक्ट लोकेशन क्या है? तो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है, इस जीन का एग्ज़ैक्ट लोकेशन आइडेंटिफ़ाई करना ही जीन मैपिंग होता है, ठीक है? अभी ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, सपोज़ ये मेरा क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये जीन है, ठीक है? जो कि डिफेक्टिव है, ओके? तो इस डिफेक्टिव जीन का जो एग्ज़ैक्ट लोकेशन है, हम इसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इस जीन को कट कर देते हैं, ठीक है? और हटा देते हैं। तो क्या होता है, जो डिज़ीज़ हमें हो रहा था बिकॉज़ ऑफ दिस डिफेक्टिव जीन, अब वो रुक जाएगा, अब वो नहीं होगा, अब वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है कि जीन मैपिंग का आप एप्लीकेशन देखोगे ना, तो जो हमारा डिज़ीज़ रिसर्च है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि देखो, अगर ये कैंसर जीन है, तो इस जीन को आइडेंटिफ़ाई करके इसको कट कर देंगे तो कैंसर क्या होगा? आगे नहीं बढ़ेगा। जिससे क्या होगा कि हम लोग जो कैंसर के कारण लोगों को मरते हुए देखे हैं, वो नहीं मरेंगे। तो ये चीज़ का इम्पोर्टेंस आपको जीन मैपिंग का इम्पोर्टेंस डिज़ीज़ रिसर्च में बहुत अच्छे से दिखता है, ठीक है? अभी देखो, क्या है ना कि हम लोगों ने यहाँ पे जीन के बारे में बात कर ली, लेकिन ना आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर डीएनए के बारे में आपने सिर्फ़ इतना ही बताया कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा और बताओ क्योंकि फिर ये सारी चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो हम उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पे बता देते हैं। देखो, जो डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म आप देखोगे कि इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है? ये जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये क्या है? ये बेसिकली हमारे जेनेटिक का एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है? क्योंकि डीएनए में ही सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। तो इसीलिए ये क्या है? ये एक ब्लूप्रिंट है। अभी देखो कि डीएनए का लोकेशन, जीन का लोकेशन देखा हम लोगों ने, ठीक है? वो क्रोमोसोम पे होता है। अभी डीएनए का लोकेशन क्या है? देखो, ह्यूमन बॉडी जितनी भी है, ठीक है? हमारे ह्यूमन बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल है। मतलब मिलियंस का बिलियंस ऑफ सेल है। हर बॉडी में इतने ही नंबर ऑफ सेल है और हर सेल के अंदर क्या होता है ना कि डीएनए होता है। और डीएनए कहाँ होता है? डीएनए न्यूक्लियस में होता है, ठीक है? अभी देखो, मोस्ट ऑफ द डीएनए जो होते हैं ना, वो न्यूक्लियस में ही होते हैं। कुछ-कुछ डीएनए है जो कि न्यूक्लियस से बाहर भी होते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये सब के बारे में भी समझेंगे, ठीक है? अभी देखो, मोस्ट डीएनए क्या है? सेल के न्यूक्लियस में होता है। इसीलिए उन सारे डीएनए को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है? अभी देखो, कुछ-कुछ डीएनए आपको मैंने बोला कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो इस तरह से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि डीएनए सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूक्लियस में ही होता है, इसके अलावा भी बाहर भी होता है, तो हम उन सबको भी डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है? तो इस तरह से डीएनए के बारे में आपको पता चला। अभी देखो, डीएनए जब हम बात करते हैं कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, इसके बारे में जब बात करते हैं, तो आप सबसे पहले ये सोचते हो कि डीएनए का लेंथ क्या होता है, ठीक है? तो देखो, अगर हम ह्यूमन डीएनए के बारे में बात करें, ह्यूमन डीएनए, तो ह्यूमन डीएनए में क्या होता है ना कि आप देखोगे 3.3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। ये क्या है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। अगर हम एक सेल के, सिंगल सेल के, ठीक है? अगर हम ह्यूमन डीएनए के सिंगल सेल के, ठीक है? इसके डीएनए को स्ट्रेच करेंगे, मतलब सीधा करेंगे। डीएनए क्या ऐसे, ठीक है? इस फॉर्म में। अगर हम इसको एक लाइन में सीधा करें, तो आप देखोगे कि ये लगभग-लगभग 2 मीटर लॉन्ग हो सकता है। समझ रहे हो? अब देखो, ये तो इसका लेंथ के बारे में बात था, लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर देखो, डीएनए क्या है ना
कि डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर मॉलिक्यूल है। ये क्या है? लॉन्ग पॉलीमर मॉलिक्यूल्स है। और ये जो लॉन्ग पॉलीमर मॉलिक्यूल है, इसका बेसिक यूनिट जो होता है ना, वो होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है इसका बेसिक यूनिट? इसका बेसिक यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड। अभी देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट। और ये 3 कंपोनेंट क्या-क्या होते हैं? एक होता है नाइट्रोजन बेस, दूसरा होता है शुगर एंड तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या है? ये बेसिकली आप देख रहे हो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अभी देखो ये जो नाइट्रोजन बेस है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, ये डबल हेलिक्स होता है। अभी देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ बायोटेक के नोट से, जो भी आप लोगों को दिया गया। देखो ये जैसे हमारा बायोटेक का नोट्स है, इसमें क्या देख रहे हैं हम? ये डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये ट्विस्टेड लैडर जैसा दिख रहा है। ठीक है, इसमें देखो बेस पेयर, ये जो बेस पेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, एडेनिन और थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, इसका बेस पेयर दिख रहा है। पहले क्या है? एक बेस पेयर, दूसरा बेस पेयर, फिर वही रिपीट हो रहा है। आपको यहाँ पे ये रिपीटेशन दिख रहा है कि कैसे बेस पेयर का रिपीटेशन हो रहा है। इसी चीज को आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, इस लैडर में क्या हो रहा है कि जो बेस पेयर है, आप यहाँ पे एक बेस पेयर देख रहे हो। ठीक है, ये बेस पेयर क्या काम कर रहा है? ये लैडर का एक स्टेप की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एंड लैडर के साइड में जो ये रॉड है, ठीक है, ये जो साइड रॉड दिख रहे हैं, ये साइड रॉड क्या है? ये साइड रॉड बेसिकली है सुगर फॉस्फेट। ये जो साइड रॉड दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है सुगर फॉस्फेट। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली, आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर। अभी देखो इसी में हम लोगों ने नाइट्रोजन बेस देखे दो कैटेगरी में। एक क्या है? प्यूरिन्स, जिसमें हम क्या देख रहे हैं? कौन सा पेयर बन रहा है? एडेनिन और गुआनिन का। फिर हम देख रहे हैं पायरिमिडीन्स, जिसमें क्या बेस पेयर बन रहा है? साइटोसिन। ठीक है, और यूरेसिल एंड थाइमीन का। ये इन सबको मिला के बनता है। अभी देखो ये जो थाइमीन है, इसके बारे में मैंने क्या बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। तो अगर हम डीएनए का देखेंगे तो क्या बनाएगा ये? अगर हम इसका बेस पेयर बना रहे हैं तो हम इसके बेस पेयर में क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं थाइमीन का बन रहा है एडेनिन के साथ एंड गुआनिन का बन रहा है साइटोसिन के साथ। ठीक है, ये बेस पेयर बन रहा है, ये कैटेगरी है, ये टोटल आपको यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है एंड उस कैटेगरी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इस चीज को समझ रहे हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर देखा। अभी देखो कि डीएनए में ही जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहता है? हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर? तो आप देख रहे हो कि डीएनए का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, वो चार, बेसिकली 4 बेस के सीक्वेंस में होता है। जैसे क्या? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। डीएनए क्या करता है? डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है, ये बेसिकली इन्हीं 4 केमिकल बेसिस में स्टोर होता है। ठीक है, अभी देखो ह्यूमन डीएनए में हम लोगों ने बात किया कि लगभग लगभग 3 मिलियन बेसिस होते हैं। ठीक है, एंड मोर देन 99% ऑफ दीज बेसिस आर आइडेंटिकल इन ऑल इंडिविजुअल। 99% से ज्यादा क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या दिख रहा है आपको कि आइडेंटिकल दिखता है हर एक इंडिविजुअल में। ठीक है, तो क्या होता है कि इनका जो ऑर्डर है, ठीक है, ये जो आपको 4 केमिकल बेस दिख रहे हैं, इनका ऑर्डर ही डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटीन ये बनाएंगे। ठीक है, अगर बेस का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, सपोज अभी यहाँ पे क्या है कि AGCT, अभी ये ATCG हो जाएगा, तो ये दूसरा प्रोटीन बनाने लगेगा और ये दूसरा प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, तो अगर बेस का सीक्वेंस चेंज होता है तो प्रोटीन भी चेंज हो जाता है एंड इसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। इसी चीज को, जो बेस का सीक्वेंस हम देख रहे हैं, ये सीक्वेंस अगर चेंज होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ बेस डिटरमाइन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिज्म। अगर ये सीक्वेंस चेंज हुआ तो क्या होगा कि प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा कि वो कौन सा प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, अभी एक बात और यहाँ पे समझो कि हम क्या देख रहे हैं कि ह्यूमन डीएनए में ना 3 बिलियन बेसिस होते हैं। ठीक है, एंड इसमें से 99% ऑफ बेस क्या है? आइडेंटिकल होता है, सेम होता है लगभग लगभग। और वेरिएशन कहाँ दिखता है? वेरिएशन दिखता है हमें सिर्फ और सिर्फ 1% पे।
ठीक है, जो हर एक इंसान को यूनिक बताता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये किसका डीएनए है। क्लियर है? बाकी 99% तो आइडेंटिकल होता है, सेम होता है लगभग लगभग। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे सिर्फ हम बता सकते हैं कि क्या यूनिकनेस है। तो देखो, अभी तक क्या हम लोगों ने समझा कि बायोटेक क्या है, क्लासिकल बायोटेक क्या है, मॉडर्न बायोटेक क्या है, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। हम बेस पेयर देख रहे हैं। ठीक है, कि बेस पेयर कैसे बनते हैं, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी समझ चुके हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि बेसिक्स ऑफ बायोटेक इतना आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप ये नोट्स पढ़ रहे हो, इस नोट्स के साथ साथ आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अभी देखो क्या है, अब हम लोग समझेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये अभी तक बेसिक था। अब ना थोड़ा हम उसी का यूज करेंगे। ठीक है, एंड उसी का यूज करके हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझेंगे। देखो, सबसे पहला सिंपल चीज आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों। सोचो कि अगर पुलिस को क्राइम सीन पर कोई ब्लड सैंपल मिल जाता है। ठीक है, कोई क्राइम हुआ है, उस सीन पर पुलिस को ब्लड सैंपल मिला, तो वो कैसे पता लगाएगी कि ये जो ब्लड सैंपल है, ये ब्लड सैंपल किसका है, हु इज द किलर। देखे हो ना बहुत सारी मूवीज में। तो ये चीज पता करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो, अब हम लोग समझते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। बेसिक समझो, ये प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहा है आपको। बस अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। देखो, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली एक टेक्निक है जिससे किसी इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पे होता है कि देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या है कि ब्लड सैंपल लिया। ठीक है, अभी ब्लड सैंपल लेने के बाद हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये यूज क्या क्यों कर रहे हैं, तो हम इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं फॉर आइसोलेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग वेरिएबल रीजन। ठीक है, जो हमने बेस पेयर देखा कि 99% आइडेंटिकल होता है, सिर्फ 1% यूनिक होता है। तो इसी के बेसिस पे, ठीक है, ये जो वेरिएबल रीजन है, बेस पेयर में जो सीक्वेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, कि हम उस यूनिक पैटर्न को डिटेक्ट कर रहे हैं। ये 1% को डिटेक्ट कर रहे हैं कि ये किसका है। अब उसको डिटेक्शन के लिए क्या होता है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक डेवलप की गई। और ये डेवलप किन्होंने किसने किया था, तो देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये डेवलप किया था एलेक जेफरी ने। ठीक है, और ये डेवलप हुआ था 1984 में। देखो, ये फैक्ट है जो कि मे भी कभी पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में लगातार पूछा जाता है ये सब। अभी देखो कॉन्सेप्ट समझो। देखो, यहीं पे वही कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमन डीएनए में 99% सेम होता है, सिर्फ 1% डिफरेंट होता है। तो हम इस 1% को यहाँ पे खोजते हैं। ठीक है, और इसी 1% की वजह से हर एक इंसान यूनिक होता है, हर एक इंसान डिफरेंट होता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या करती है, इसी 1% को डिटेक्ट करती है। ठीक है, अभी देखो ये डिटेक्शन का क्या प्रोसेस है, कैसे डिटेक्ट किया जाता है, ये पूरा यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कि देखो, ब्लड सैंपल से ब्लड सैंपल एक्सट्रैक्ट टूल, इससे क्या किया गया, इलेक्ट्रो फॉरेंसिक किया गया। ठीक है, फिर क्या कि इसे हम मेम्ब्रेन में ट्रांसफर किए, और इसी तरह से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। क्या ये पूरा प्रोसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है? आई डोंट थिंक सो। आपके लिए पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक के लिए। ठीक है, क्यों, क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे ये समझेंगे कि यहाँ पे हो करना क्या है। ठीक है, और ये क्यों लाया गया था, बस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं आया है। बस आप क्या करो कि इस पिक्चर को याद रखो, इस पिक्चर को याद रखते हो तो आप यहाँ से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो ये क्या हो रहा है, ये एक्सरे, यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यही देखा जा रहा है कि यहाँ पे ये 1% कहाँ मिलेगा, ये 1% किसका है। ठीक है, अभी देखो ये तो था हमारा सिर्फ और सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड। अभी हम लोग समझते हैं मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट क्या होता है, देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी मिनी सैटेलाइट्स पर बेस्ड है। मिनी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो शॉर्ट रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है। ठीक है, ये जो शॉर्ट रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है, हम इसी को समझ रहे हैं। मिनी सैटेलाइट क्या होती है, इन्हीं की लेंथ के बारे में बात करता है। मिनी सैटेलाइट
और व्हाट मेनी सैटेलाइट आर शॉर्ट रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जो कि 10 टू 60 बेस पेयर लॉन्ग होता है। ठीक है, क्या है इसका लेंथ? इसकी लेंथ में क्या देखोगे कि ये 10 टू 60 बेस पेयर में है, और ये जीनोम का जो डिफरेंट पार्ट होता है ना, हमारा जो जीनोम है, इस जीनोम के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उसमें रिपीट होते हैं। और हर इंसान में क्या है, ये जो रिपीटेशन है इसका पैटर्न जो है, ये पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये पैटर्न क्या है कि डिफरेंट होता है। इसी टेक्निक को हम लोग यूज कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो मिनी सैटेलाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ये दिख गया। दे शो ग्रेटर वेरिएशन अमॉन्ग इंडिविजुअल कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द जीनोम। वेरिएशन दिखा रहा है आपको यहाँ पे, एंड वेरिएशन इज रिफ्लेक्टेड इन द नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट। ठीक है, और ये मिनी सैटेलाइट रीजन है। क्लियर? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम इसी मेथड को यूज करके वो यूनिकनेस पता कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि देखो, ये जो हम बात कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, सोचो कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई आइडेंटिकल ट्विंस होगा, आइडेंटिकल ट्विंस है। ये जो आइडेंटिकल ट्विंस है, इसका क्या है, इसका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये क्या होगा, ये सेम होगा। तो इस केस में क्या होता है कि हम वो यूनिकनेस नहीं पता कर पाते हैं। क्यों नहीं पता कर पाते? उसका रीजन ये है कि आइडेंटिकल ट्विंस में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये सेम होता है, उनका डीएनए फिंगरप्रिंट भी सेम होगा। अभी देखो, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसका प्रोसेस अगर हम समझना चाहें, आप लोग बोलोगे कि सर आप ऊपर ऊपर जा रहे हो, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये समझो, तो मैं इस प्रोसेस को भी समझाता हूँ। देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अगर प्रोसेस है, वो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले क्या हुआ, हमने वहां पे देखा था कि सैंपल कलेक्ट किया गया। इस पूरा प्रोसेस को समझो। सैंपल कलेक्शन हुआ, इस सैंपल कलेक्शन के बाद क्या होता है, ब्लड में क्या, या तो ये जो सैंपल है ये ब्लड के रूप में हो सकता है, किसी कभी कभी हेयर भी मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर ऐसा कोई वायलेंट क्राइम सीन हो जहाँ पे लड़ाई हुई है, मारपीट हुआ है, एंड जो विक्टिम उसके बॉडी में जिसके साथ लड़ाई हो रही थी, ठीक है, उसका स्किन आ गया हो, जो कि बेसिकली आप देखोगे जो ज्यादातर रेप केसेस होते हैं उसमें आपको दिखता है कि जो विक्टिम है उसके नाखून में स्किन सेल आ जाते हैं जब वो खरोचता है तो। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि स्किन सेल, ये जो चीजें हैं ये क्या है, सैंपल का काम करती है। अब क्या होता है कि दूसरे स्टेप में क्या होता है ना कि हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये जो ब्लड है या तो फिर हेयर है या फिर स्किन सेल, इनमें से क्या करेंगे, इनमें से हम लोग डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये जो सेल है, ब्लड है या फिर हेयर है या फिर स्किन है, जो जिस भी तरह का सेल है, इन सेल से क्या कर रहे हैं, इन सेल से हम डीएनए को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है, पहले डीएनए आइसोलेट हुआ, एंड स्टेप थ्री में क्या हुआ कि हम पीसीआर, ये जो पीसीआर एम्पलीफिकेशन इसका यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, पीसीआर टेक्निक से क्या होता है ना कि जो डीएनए है, इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। ये जो डीएनए है इसके फ्रेगमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो अब क्या हुआ कि फोर्थ स्टेप में क्या किया हमने कि इसी डीएनए को जब मल्टीप्लाई किया तो अब इसका हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, डीएनए सीक्वेंसिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स थे, हम इसके सीक्वेंस को एनालाइज करेंगे। जैसे हमने बोला था ना, एटीसीजी। अब ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ही यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और ये आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या हो रहा है, जो हमें यहाँ पे सीक्वेंस मल्टीप्लाई किया हमने, इससे क्या हुआ, एनालाइज करेंगे इसको, एंड इसको एनालाइज करके हम ये सीक्वेंस के बारे में पता करेंगे। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस जब हमें पता चल जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे एक यूनिक बैंड पैटर्न मिलेगा जो कि हर एक इंसान का अलग अलग होता है।
अब क्या है, ये क्या है, ये बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंट है। ठीक है, ये जो यूनिक बैंड पैटर्न मिला, अब हम इसी को मैच करवाएंगे। ठीक है, अब हम इसी को मैच करवाएंगे, जो जो भी वहां पे, जो भी अगर सपोज आपका क्या है कि 3-4 लोगों पे आपको शक है, तो हम उनका भी डीएनए निकलवाएंगे। ठीक है, उनका डीएनए निकाल के इस यूनिक बैंड के साथ कंपेयर करेंगे, और जिसका मैच करेगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्यूज। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम लोग कार्यवाही स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो रहा है कि जो भी हमारा सस्पेक्ट था, इन सस्पेक्ट्स के डीएनए से इस चीज को मैच करवाए, और जिसका मैच हो जाता है वो मेरा एक्यूज बन जाता है। ठीक है, अभी देखो ये तो डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग का आपको एक चीज बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक साइंस में क्या यूज है, जहाँ पे हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं। और इसी चीज का यूज आप देखोगे कभी कभी पैटर्निटी टेस्ट में भी किया जाता है। ठीक है, कभी कभी इसी का यूज, कोई डेड बॉडी मिली है जिसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो इस डेड बॉडी का आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम उसको यूज करते हैं। आप सोचो ना कि जैसे उत्तराखंड त्रासदी आई थी, वहां पे क्या होता है, बहुत लोग बहुत अलग अलग जगह पे फंसे हुए थे, बहुत लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे, उनका कोई आईडी प्रूफ नहीं था। तो उन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया गया, तो इसी तरह से उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। इसी का यूज हम लोग मेडिकल रिसर्च में भी करते हैं, जब जेनेटिक डिजीज को ट्रैक करना है कि अगर किसी इंसान में एड्स है। ठीक है, कोई इंसान है जिसको एड्स है, अब वो इंसान आगे, उसके अगर साथ साथ कोई रहा है, या तो उसकी फैमिली में अगर एड्स नहीं, सोचो कि कोई जेनेटिक डिजीज है किसी फैमिली में, तो उसी फैमिली में किन किन लोगों को जेनेटिक डिजीज ट्रांसफर हो सकता है, हम इस चीज का ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और ये मेडिकल रिसर्च में यूज हो सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब करते हैं उस टाइम पे भी हमें डीएनए मैचिंग करना पड़ता है, तो उस चीज में भी हेल्प आता है। ठीक है, अभी देखो ये तो था कि हम अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट को यूज करने में प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या चीजें हो सकती है। देखो यहाँ पे भी एरर्स के चांस है। ठीक है, रीजन क्या है कि अगर हम सैंपल ले रहे हैं, एंड इसी सैंपल में क्या हुआ कि हमने गलत सैंपल ले लिया, या तो सैंपल लिया लेकिन सैंपल कॉन्टेमिनेशन हो जाता है। ठीक है, अगर हम प्रिपरेशन इम्प्रॉपर करें, ठीक है, अगर हम इंटरप्रिटेशन भी देखें, तो अगर गलत इंटरप्रिटेशन कर लेंगे तो भी यहाँ पे क्या होगा कि फिर गलत रिपोर्ट आ जाएगा। इसीलिए फॉरेंसिक एनालिसिस देखोगे कि बहुत केयरफुली किया जाता है। ठीक है, अभी देखो ये तो था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे अपने, और ये क्या है, ये है सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, ये जो सैटेलाइट डीएनए, हम इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे माइक्रो सैटेलाइट के बारे में हमने देखा। ठीक है, हमने यहाँ पे ये देखा कि ये प्रोसेस है पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब हम लोग आ रहे हैं डीएनए, सैटेलाइट डीएनए पे। देखो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, हम ये समझते हैं सैटेलाइट डीएनए का यूज कहाँ होता है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आया एक बार। ठीक है, देखो सैटेलाइट डीएनए जो है ना, जीनोम का वो रीजन है, बेसिकली ये जीनोम का वो रीजन होता है जिसमें रिपीटेड डीएनए, रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस होता है। क्या है सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए बेसिकली जीनोम का वो रीजन है जिसमें क्या होता है कि रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। और ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किस में रिपीट होते हैं, ये सीक्वेंस रिपीट होते हैं टेंडम में। ठीक है, ये सीक्वेंस टेंडम रिपीट्स में अरेंज्ड होते हैं, टेंडम रिपीट्स में अरेंज्ड होते हैं। मतलब क्या है, देखो ये तो था बेसिक चीज कि आपको बुक के लैंग्वेज में बोला गया, लेकिन इसका मतलब क्या है। देखो डीएनए में आप देखोगे कि सीक्वेंस एक के बाद एक रिपीट होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे है ए टी जी। ठीक है, फिर है ए टी जी, फिर है ए टी जी, फिर है ए टी जी। ये क्या है, ये रिपीटेशन आपको दिखा रहा है, ये रिपीट हो रहा है सीक्वेंस। ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। अभी देखो सैटेलाइट डीएनए के फीचर्स क्या है, ये भी समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो टेंडम्स हैं, ये टेंडम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हम देख रहे हैं एक के बाद ये सारे टेंडम रिपीट हो रहे हैं। अभी इस टेंडम में क्या 80 ज्यादा है, 80
80 80 80 क्या रिच अमाउंट में, और 80 क्या है कि रिच है, तो ये क्या है जीनोम का मेजर पोर्शन बना सकता है। ठीक है, ये क्या कर सकता है कि मेजर पोर्शन अगर आप देखोगे पोर्शन ऑफ जीनोम होता है। आप यहीं पे देखो कि ह्यूमन जो होते हैं ना, ह्यूमन में अप्रॉक्स आप देखोगे कि 5 to 10% क्या है जीनोम सैटेलाइट डीएनए होता है। ठीक है, 5 to 10% आउट ऑफ 100% आप देख रहे हो कि 5 to 10% जीनोम सैटेलाइट डीएनए होता है। अभी देखो, ये तो हम समझ गए कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, कि बेसिकली आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जीनोम के वो रीजन जिसमें क्या होता है कि रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस होता है, इसी को क्या देख रहे हैं आप, इसी को कह रहे हैं सैटेलाइट डीएनए। और सैटेलाइट डीएनए में हमने क्या देखा कि जैसे ये रिपीटेशन, इसमें क्या है 80 बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है कि जीनोम का मेजर पोर्शन क्रिएट कर सकता है। और ह्यूमन में अप्रॉक्स देखोगे 5 to 10% क्या होता है ना कि जीनोम सैटेलाइट डीएनए से बना होता है। ठीक है, अभी देखो ये जो सैटेलाइट डीएनए क्या ये सैटेलाइट डीएनए एक ही तरह का होता है या फिर इसमें भी क्लासिफिकेशन होता है, तो हम देखेंगे कि इसमें भी क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट डीएनए। अभी देखो इसे ना 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला कैटेगरी क्या है, पहला है अल्फा सैटेलाइट। अल्फा सैटेलाइट क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये देखो ये जो अल्फा सैटेलाइट है ये होता कहाँ है, इसका लोकेशन क्या है, तो इसका लोकेशन होता है सेंट्रोमेयर रीजन। अगर इसका आप लेंथ देखोगे, इसका लेंथ होता है 171 बेस पेयर। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा अल्फा सैटेलाइट है। दूसरा होता है बीटा सैटेलाइट, और इसका जो लोकेशन होता है, इसका लोकेशन देखोगे आप, इसका लोकेशन आपको देखेगा पेरी सेंट्रोमेरिक रीजन। और इसका भी लेंथ अगर आप देखोगे तो इसका लेंथ 68 बेस पेयर्स का होता है। ठीक है, फिर आएगा तीसरा मिनी सैटेलाइट। ये जो मिनी सैटेलाइट है, ये मिनी सैटेलाइट क्या है, इसका जो लोकेशन होता है, इसका रीजन होता है टेलोमेरिक रीजन। और इसका लेंथ आप देखोगे कि इसका लेंथ होगा 10 to 100 बेस पेयर। ठीक है, और फोर्थ होगा माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है, ये जो माइक्रो सैटेलाइट है इसका लोकेशन आप देखोगे कि ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, एंटायर क्रोमोसोम। ठीक है, और इसका लेंथ आप देखोगे 1 to 10 बेस पेयर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो माइक्रो सैटेलाइट है ये लगभग लगभग एंटायर क्रोमोसोम पे पाया जाता है, एंड इसका लेंथ आप देख रहे हो कि 1 to 10 बेस पेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि हम इस चीज को समझेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो माइक्रो सैटेलाइट है, ये माइक्रो सैटेलाइट क्या होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो सैटेलाइट बेसिकली क्या है, जो हम शॉर्ट डीएनए देखते हैं ना, शॉर्ट डीएनए इसका सीक्वेंस है जो कि रिपीट होता है। माइक्रो सैटेलाइट क्या है, शॉर्ट डीएनए का सीक्वेंस है जो कि रिपीट होता है, और इसका लेंथ क्या है 1 to 10 बेस पेयर। ठीक है, और ये क्या है ना कि आप देखोगे इसका जो ये रिपीटेशन है ना, ये रिपीटेशन 5 to 50 टाइम्स होता है। ऐसा नहीं कि एक दो बार हो रहा है, ये 5 to 50 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और माइक्रो सैटेलाइट जो है इसको फॉरेंसिक जेनेटिक्स में हम क्या बोलते हैं, एस टी आर। एस टी आर, ये एस टी आर क्या है,
शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ठीक है। और प्लांट जेनेटिक्स में ये तो हम क्या देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं फॉरेंसिक जेनेटिक्स में। लेकिन जब हम प्लांट जेनेटिक्स के बारे में देखेंगे तो प्लांट जेनेटिक्स में इसको बोलते हैं SSR, सुशांत सिंह राजपूत ने। इसका मतलब होता है सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। ठीक है। अभी देखो जो हमने यहाँ पे सैटेलाइट देखे, यहाँ पे हमने 4 तरह के देखे। ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, एक अल्फा सैटेलाइट जिसका लेंथ क्या देखा हमने, 171 बेस पेयर। ठीक है, सबसे ज्यादा। फिर हमने देखा बीटा सैटेलाइट, इसमें क्या देखा, इसका लेंथ 68 बेस पेयर। फिर हमने देखा मिनी सैटेलाइट जिसका लेंथ 10 to 100 बेस पेयर होता है। और फिर देखा माइक्रो सैटेलाइट जिसका लेंथ 1 to 10 बेस पेयर ही होता है, सिर्फ और सिर्फ। तो ये क्या है, ये सबसे ज्यादा छोटा है। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ये क्या होता है, शॉर्ट डीएनए होता है, शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि रिपीट होता है। और ये रिपीटेशन आपको 5 to 50 टाइम्स दिख जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा माइक्रो सैटेलाइट से रिलेटेड चीज। अभी देखो ना कि माइक्रो सैटेलाइट्स में ही जब हम इस चीज को समझ जाते हैं, हम माइक्रो सैटेलाइट समझ गए, मिनी सैटेलाइट समझ गए, अल्फा बीटा समझ गए, तो अब ना इसी चीज को हम समझते हैं, ये जो माइक्रो और मिनी सैटेलाइट है ना, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट दोनों को कलेक्टिवली अगर आप देखोगे तो दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है VNTR। लिख लो, VNTR का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ठीक है। और ये सारे जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी साइंस एंड टेक में इसी तरह के टर्म्स को पूछ रहा है। ये आपसे पूरा प्रोसेस नहीं पूछता है। अगर आप देखोगे बायोटेक के क्वेश्चन को तो आप वहां पे देखोगे कि कितने इजी क्वेश्चन होते हैं। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है, बहुत सिंपल सारे क्वेश्चन पूछता है। और हम लोग वही सिंपल क्वेश्चन को छोड़ देते हैं बस इन तरह के टर्म्स को ना ध्यान में रखते हुए। ठीक है। तो ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स है, ये किससे रिलेटेड अगर पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट से रिलेटेड है। इन दोनों को कनेक्ट कलेक्टिवली अगर हम कुछ बोलते हैं तो ये बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसका जो रिपीट है ना, इसका जो बेस पेयर है, ये क्या है, ये फिक्स नहीं है। ये 10 to 100 हो सकता है, ये 1 to 10 हो सकता है, ये क्या वेरिएबल है। लेकिन वही है, जब हम अल्फा और बीटा का देखें तो इसका क्या है, 171 बेस पेयर और इसका 68 बेस पेयर। ये क्या है कि ये बेस पेयर फिक्स्ड है। ठीक है। अभी देखो आती है बात कि माइक्रो सैटेलाइट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप एक बात समझो कि माइक्रो सैटेलाइट क्या है, एकदम शॉर्ट रिपीटेशन है, छोटे छोटे रिपीटेशन है। तो माइक्रो सैटेलाइट्स में क्या होता है कि म्यूटेशन म्यूटेशन रेट जो है, ये रेट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ये म्यूटेशन रेट क्या है, बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलता है। और इसी म्यूटेशन रेट की वजह से क्या होता है कि जो जेनेटिक वेरिएशन होता है ना, जेनेटिक वेरिएशन, ये वेरिएशन भी बहुत ही ज्यादा होता है। और इसी वजह से देखोगे कि ये माइक्रो सैटेलाइट, इसी माइक्रो सैटेलाइट का यूज कहाँ कर रहे हैं हम लोग, हम लोग कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। क्लियर है। चलो अभी देखो, अगर हम इतना समझ चुके हैं तो हम ये एप्लीकेशन भी समझ गए कि इसका एप्लीकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता है। इसका एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ही होता है। देखो ये क्या बताता है, ये म्यूटेशन बताता है। म्यूटेशन रेट क्या है, बहुत हाई है, जिसके कारण जेनेटिक वेरिएशन भी बहुत हाई होता है। तो अगर हम जेनेटिक डिजीज की स्टडी करेंगे तो हम उसमें भी माइक्रो सैटेलाइट का यूज कर सकते हैं। अगर हम इवोल्यूशन की स्टडी करेंगे तो म्यूटेशन क्या है, इवोल्यूशन ही बताता है। तो इवोल्यूशन रिसर्च में भी माइक्रो सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फैमिली लीनिएज को ट्रेस करना चाहते हैं तो उसमें भी माइक्रो सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रो सैटेलाइट इन चारों, हम जो सैटेलाइट डीएनए पढ़े, इन सैटेलाइट डीएनए में माइक्रो सैटेलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड VNTR इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। और ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है डीएनए बार कोडिंग। डीएनए बार कोडिंग। देखो जब डीएनए बार कोडिंग की बात होती है, एक मिनट रुकिए। हाँ, डीएनए बार कोडिंग की बात होती है, ये देखो
यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम डीएनए बारकोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। बारकोड आपने देखा होगा, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो आज के टाइम पे मार्केट में, उसमें बारकोड दिया होता है। जैसे ही हम सुपरमार्केट जाते हैं, तो वहाँ जितने भी प्रोडक्ट दिखते हैं, हर एक प्रोडक्ट में बारकोडिंग होता है और जब आप बिलिंग करवाने जाते हो, उसी बारकोड को स्कैन किया जाता है। ठीक? उसी तरह से क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी एक जेनेटिक बारकोड होता है। ठीक है? और डीएनए बारकोडिंग एक ऐसी टेक्निक है, जिससे क्या होता है, हम उस डीएनए सीक्वेंस, बेसिकली वो जो डीएनए सीक्वेंस होता है, इस डीएनए सीक्वेंस के बेसिस पर हम स्पेसीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है? तो इसी आइडेंटिफिकेशन को समझना है। जैसे कि एग्जांपल समझो कि अगर कोई अननोन इंसेक्ट मिलता है, ऐसा कोई इंसेक्ट मिलता है जिसको आज तक कोई किसी ने देखा ही नहीं है। ठीक है? और अननोन इंसेक्ट मिला, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे? उसके डीएनए सीक्वेंस का एनालिसिस करेंगे।